हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी 1935 में। नेक्स्ट है बैंक रेट इज द रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो आंसर आ जाएगा एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीआरआर आरबीआई देखती है, एसएलआर कितना होगा ये भी आरबीआई देखती है, रेपो रेट कितना होगा ये भी आरबीआई डिसाइड करती है। प्राइम लैंडिंग रेट जो होता है ये आरबीआई डिसाइड नहीं करती। प्राइम लैंडिंग रेट कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये जो बैंक होती है, बैंक की मैनेजमेंट होती है, वो डिसाइड करती है। लेकिन जो प्राइम लैंडिंग रेट होता है ये बेस रेट से कम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, लिस्ट 2 में ईयर ऑफ फाउंडेशन। फर्स्ट है आईएफसीआई। आईएफसीआई कब बनी थी? ये 1948 में बनी थी, बिल्कुल सही है। आईसीआईसीआई बैंक 1955 में बनी थी, ये भी सही है। आईडीबीआई 1964 में बनी थी और एक्सिम बैंक 1982 में। तो चारों के चारों ही करेक्टली मैच्ड है, राइट। ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट है इट इज द बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी बनाना, उसको रेगुलेट करना, ये आरबीआई का काम है, बिल्कुल सही है। थर्ड है इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। फोर्थ है इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। Next, I consider the following statements. The National Housing Bank, the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India. National Housing Bank कब बनी थी? 1988 में बनी थी अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। तो ये किसकी सब्सिडियरी है? आरबीआई की है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड है द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। सिडबी कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी 1990 में। तो ये आईडीबीआई की सब्सिडियरी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1st of January 1949, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। जो बोरोइंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज हैंडल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। Next, in India, the first bank of limited liabilities managed by the Indians and founded in 1881 was। तो ऐसी पहली कौन सी बैंक थी जिसके पास लिमिटेड लायबिलिटीज थी और इंडियन के द्वारा मैनेज की जाती थी? तो बैंक का नाम था आउध कमर्शियल बैंक। ये जो बैंक थी ये 1958 तक ऑपरेशनल थी, उसके बाद ये फेल हो गई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक ये नेशनलाइज्ड है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। देना बैंक ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। फेडरल बैंक क्या है? ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है केरला में, राइट। नेक्स्ट विजया बैंक ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाती है। Next is the National Housing Bank was set up in India as a wholly owned subsidiary of which one of the following। तो ये आरबीआई की सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कब बनी थी नेशनल हाउसिंग बैंक? 1988 में। Next है which of the following terms indicates a mechanism used by the commercial banks for providing credit to the
गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक्स देती है उस मैकेनिज्म का क्या नाम है, उसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के थ्रू जो कमर्शियल बैंक्स है वो किसकी फॉर्म में पैसा देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से ये जो सिक्योरिटीज होती है वो बाय करती है, या फिर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं बाय करती है, गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करती है बदले में, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एबीएन एमरो बैंक नीदरलैंड की है, बिल्कुल सही है, इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन नीदरलैंड है। बार्कलेज बैंक कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम है। कुकमिन बैंक कंट्री ऑफ ओरिजिन साउथ कोरिया है। तीनों की तीनों पेयर्स ही जो है करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स इन ऑल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इज फिक्स्ड बाय। इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट होगा ये कौन फिक्स करता है, इसको फिक्स करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि किसका काम है, आरबीआई का। नेक्स्ट है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट डज इट मीन। अब कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि आप सीआरआर इंक्रीज कर दो, कमर्शियल बैंक्स को बोल दिया कि सीआरआर इंक्रीज कर दो, तो इट मींस कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कमर्शियल बैंक्स विल हैज लेस मनी टू लेंड। Next, with reference to the institution of banking ombudsman in India, which one of the statement is not correct? Banking ombudsman ये क्या है, बैंकिंग ombudsman का काम क्या है, बैंकिंग ombudsman का काम है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं बैंकिंग सेक्टर में उसको देखना, ये बैंकिंग ombudsman का काम है, राइट। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, आरबीआई करता है। इसमें कंप्लेंट्स जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस एनआरआईज आते हैं उनकी कंप्लेंट्स को भी ये देखता है बैंकिंग ombudsman। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ombudsman इज फ्री ऑफ एनी फी, इसकी कोई फीस नहीं होती। बैंकिंग ombudsman जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी हमारी कंप्लेंट्स को देखता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। द ऑर्डर्स पास्ड बाय द बैंकिंग ombudsman आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये फाइनल और बाइंडिंग नहीं होते। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज नॉट करेक्ट। Next, with reference to India, consider the following: nationalization of banks, formation of regional rural banks, adoption of village by banking branch. Which of the above can be considered as steps taken to achieve the financial inclusion? अब देखो, फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एम था बैंकिंग सेक्टर का, तभी नेशनलाइजेशन करी, प्राइवेट सेक्टर से बैंकिंग को पब्लिक सेक्टर में लेकर आए। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स की फॉर्मेशन करी, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही इसका भी मेन एम यही था। अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेस, विलेजेस में बैंक की ब्रांचेस खोली गई, इसका भी मेन एम तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही था ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक के साथ जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स जो है ओपन किए जाएं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही बैंकिंग इंक्लूजन के एम से बनी है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। Next, why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? टीजर लोन्स क्या होते हैं? टीजर लोन्स होते हैं जो जिनमें कुछ टाइम के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। कुछ सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। ये सब प्राइम लैंडिंग का ही एक एस्पेक्ट है जो टीजर लोन्स है। सब प्राइम लैंडिंग क्या थे, जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स लो है उनको लोन्स देना, उसको बोलते हैं सब प्राइम लैंडिंग। तो ये इसी का ही एक एस्पेक्ट है टीजर लोन्स भी, तो लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो सब प्राइम लैंडिंग में क्या है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो है उनको लोन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे रिस्क तो होता ही है। तो इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट यूनिट्स। इसमें एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है टीजर लोन्स के साथ, राइट। तो आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। Next, in India, which of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied sector? Agriculture and allied sector में highest share आता है commercial banks का। Next, the lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to, bank rate कम कर दिया है तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट द बेसिक एम ऑफ लेड बैंक स्कीम इज दैट, लेड बैंक स्कीम का जो बेसिक एम क्या था, इसका बेसिक एम था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो विलेजेस है, वहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जाना। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंडिविजुअल बैंक्स शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।